राजनीति की पाठशाला उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर को हल्के में ना ले, किसको कैसे सबक सिखाना, कैसे एहसास कराना अपनी ताकत का, वहां में मालूम। सोए हुए लाखों नागरिकों को जगाने के लिए आया हूँ। नाराजगी किससे है? दिल्ली से, योगी से या संगठन से? करनी सेना एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत संगठन है जो सनातन की बात करता है, जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, जो राष्ट्रभक्तों की बात करता है। क्या बीजेपी ऐसा संगठन नहीं है? बीजेपी को 2014 के बाद ना जाने क्या हो गया है। आपकी मजबूरी थी क्या बीजेपी में रहना? हम लोग चमचागिरी नहीं कर पाए, हम लोग चापलूसी नहीं कर पाए। इसका मतलब तो है कि इस देश के अंदर ऐसा लगने लगा है शायद कुछ लोग तानाशाही कर रहे हैं लोकतंत्र में। कौन लोग हैं वो? आज ईडी का छापा मारने की ताकत है। मैं 10 लोगों के नाम आपके चैनल पर बोलता हूँ। अगर ईडी के अंदर दम है तो 10 लोगों के घर छापा मारे ना, 500 1,000 करोड़ रुपए के घर कैश मिले, नाम बदल लूंगा अपना। बीजेपी के कई मंत्रियों का जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ तो ठीक है, लेकिन उनके जो नीचे मंत्री है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। उप मुख्यमंत्री है मौर्य साहब, पूरा नाम मुझे उनका पता नहीं। वो चुनाव हार गए थे, परंतु हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए। भारतीय जनता पार्टी में संभव है, और उनको क्यों बनाया गया ये सबको पता है। एक निषाद साहब है, निषाद पार्टी एक, वो राम जी के बारे में क्या क्या कहते रहते हैं। आप रामचंद्र जी के अंदर आस्था प्रकट करते हैं, राम और सिया की जय करते हैं, परंतु आप उसी राम को गाली देने वाले लोगों के साथ गठबंधन करते हैं। नीट और यूजीसी के पेपर लीक वाले विवादों पर केंद्र सरकार की चुप्पी। भाजपा की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो मुद्दे इनको गौण करने होते हैं, गायब करने होते हैं, उनको चुप्पी छा देते हैं। आपने बहुत सारे चैनलों पे देखा होगा, ये जब विषय इनके विरुद्ध आता है तो उन विषयों पर ये किसी को भेजते ही नहीं टीवी चैनलों पर डिबेट्स में। अभी जैसे अखिलेश यादव की बेटी का जो पोस्टर वायरल कर दिया, ऐसे सूरज पालमू के बारे में कुछ बोल देना, जो व्यक्ति बोलेगा ये उसको रगड़ देंगे। हाँ, ये तो आपने कहा था कि चलो इस सवाल पर भी आती हूँ, लेकिन आपने कहा योगी आदित्यनाथ बेहतरीन मुख्यमंत्री है लेकिन उन्हें बोलने की आजादी नहीं है, तो कौन रोक रहा है योगी आदित्यनाथ को? 10 साल की उम्र में संघ की शाखा से शुरुआत, 30 साल की उम्र में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, पद्मावत विवाद में जेल तक का सफर, और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट विद दीपाराणा के स्पेशल एपिसोड में आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो अपने बेबाक अंदाज और विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। ये वो शख्स हैं जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, लेकिन कहते भी ये भी हैं कि करनी सेना किसी की गुलाम नहीं है। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बीजेपी के संगठन से लेकर संगठन की मजबूरियों तक, सत्ता से संगठन का ये सफर कैसे रहा, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे राम मंदिर में क्या चल रहा है। मेरे साथ हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट करनी सेना के अध्यक्ष सूरज पालम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई सारे सवाल है आज, जो आज सिर्फ मेरे जहन में नहीं बल्कि देश की हर जन के जहन में है। उत्तर प्रदेश में राजनीति में एंट्री, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया 50 सीटों पर। क्या बीजेपी को ये संदेश है अम्मू का या फिर चुनौती? इस देश में लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक वोटर को चुनाव लड़ने का अधिकार है। करनी सेना एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत संगठन है जो सनातन की बात करता है, जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, जो राष्ट्रभक्तों की बात करता है, जो देश में भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जो देश के आम जन की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाता है और प्रशासन से लड़ने का, जनता के हकों के लिए मादा रखता है, हिम्मत रखता है। तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति, जो संगठन, जो लोग जनता की आवाज़ बनते हों, जनता की आवाज़ को उठाते हों, देश में ज्वलंत मुद्दों को उठाने की हिम्मत रखते हों, क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकते? उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और करनी सेना भी उसी में एक सामाजिक संगठन है जो अब राजनीतिक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है। आपने कहा कि करनी सेना एकमात्र ऐसा संगठन है जो देश के मुद्दों को उठाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है। अभी तक सूरजपाल अम्मू करनी सेना के अध्यक्ष तो आप हैं ही, बीजेपी में रहे हैं, तो क्या बीजेपी ऐसा संगठन नहीं है? बीजेपी देश के मुद्दों को नहीं उठा रहा है? बीजेपी को 2014 के बाद ना जाने क्या हो गया है। मुझे लगता है सत्ता भाग गई है भाजपा। लेकिन आप तो फिर भी बीजेपी में ही थे 2014 के बाद। मैं आपसे कह रहा हूँ, भाजपा के लोगों को सत्ता का सुख अच्छा लगने लगा है। पहले सत्ता सेवा का एक माध्यम होता था, अब सत्ता मुझे लगता है
सेवा का माध्यम ना होकर एक भोग का माध्यम हो गया है। अब यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति आज एचआरडी मिनिस्टर बन के बैठे हैं, जिसको आप शिक्षा मंत्री कहते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जिनका राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आने वाले लोग भी आज इस कैबिनेट के अंदर हैं जिनको बचाया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मंत्री भी हैं। पहले एक समय होता था जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री होते थे, ममता बनर्जी रेल मंत्री होती थी, लालू प्रसाद रेल मंत्री होते थे, नीतीश कुमार रेल मंत्री होते थे। अगर रेल हादसे हो जाते थे तो कई लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने, अगर मान लो कोई बड़ा हादसा हुआ तो उन्होंने उसको नैतिकता के आधार पर अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा तक दिया। अब यहाँ पर तो चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर तो ना कोई सुनने वाला, क्योंकि अब सरकार इनकी है, इनको ऊपर का संरक्षण प्राप्त है। चाहे कोई कुछ भी कर जाए, चाहे किसी का एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाए कोई बात नहीं, चाहे कोई घोटाले कर दे कोई बात नहीं, कोई यूजीसी का बिल कोई लापरवाही से आ जाए तो कहते हैं हमें पता नहीं था। अगर सीबीएसई में पेपर लीक हो जाए, नीट का पेपर लीक हो जाए, सीबीएसई के अंदर रिजल्ट के अंदर बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हो जाए तो कहते हैं हमें पता नहीं था। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमने देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा यूजीसी के विषय पर, हमने नीट के विषय पर इस्तीफा मांगा। अरे कोई तो बोलो भैया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कारण कि इसका मतलब तो है कि इस देश के अंदर ऐसा लगने लगा है शायद कुछ लोग तानाशाही कर रहे हैं लोकतंत्र में रहते हुए। कौन लोग हैं वो? निश्चित तौर पे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो नहीं चाहते कि जनता की आवाज़ उठे। ना तो हमारा कांग्रेस से मतलब है, ना किसी और अन्य राजनीतिक दल से, परंतु आज जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को लाठियों से दबाया जाता है। क्या ये 1947 से पहले का भारत है? क्या यहाँ पर अभी भी आप जंतर मंतर पर अगर प्रदर्शन करने जाते हैं तो वहाँ सीमाएँ तय कर दी जाती हैं, आपको परमिशन आपके उसी दिन कैंसिल कर दी जाती है, आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता। एक समय था देश के अंदर आंदोलन होते थे, बड़े बड़े आंदोलन हुए, आंदोलन हुए गोरक्षा के लिए आंदोलन हुआ। इंदिरा गांधी ने साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवाई, उनका विरोध सब लोगों ने किया, इन लोगों ने किया, हम लोगों ने किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, परंतु आज कोई बोलने वाला नहीं है। आप देश की जनता के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। क्या अंग्रेजों की सरकार है क्या? अरे आवाज़ उठाने दो ना। डेमोक्रेसी के अंदर अगर मान लो कोई गलत कार्य हो रहा है तो डेमोक्रेसी में गलत कार्यों का विरोध करना जनता का हक है, सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दलों का हक है। अगर राजनीतिक संगठन नहीं बोलते तो सामाजिक संगठन तो बोलेंगे ना। लेकिन अम्मू जी, आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद ये तमाम चीजें देश में हो रही है। वो लाठीचार्ज वाला मुद्दा आपने बताया कि 1947 का भारत है क्या। तो सवाल मेरा ये है कि इतने सालों से सूरजपाल अम्मू खुद बीजेपी में रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, बीजेपी की विचारधारा को राष्ट्रीय मंचों पर, टीवी चैनलों पर आपने बोलने का काम किया, तो क्या ये तमाम चीजें सूरजपाल अम्मू की मजबूरी थी? सूरजपाल अम्मू जैसे अनेकों अनेक ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो आज भाजपा से अपना इस्तीफा देके जा चुके हैं। तमाम ऐसे विधायक सांसद हैं जो आज अपने घर बैठे हुए हैं। तमाम ऐसे ऐसे संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं जो घर बिठा दिए गए। आपकी मजबूरी थी कि मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में इतने साल रहा तो मैं इसीलिए तो रहा ना कि मैं अपनी मर्जी से था, मैं इनके सिद्धांतों को, इनकी बातों को मानता था और इनका सम्मान करता था। नरेंद्र भाई मोदी के साथ 1994 से लेके 2009 तक तो लगातार हमने काम किया ना। नरेंद्र भाई से हमने इसी फरीदाबाद के अंदर जहाँ पर हम बैठे हैं आपके साथ, यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग लगते थे तो यहीं पे बैठा करते थे। यही मनोहर लाल खट्टर जो केंद्र आज योजना मंत्री हैं, ये हमारे प्रदेश का संगठन मंत्री थे, इनके साथ वर्षों काम किया। यहाँ के अनेकों अनेक केंद्र में मंत्री हैं जो हमारे मित्र हैं। भूपेंद्र यादव मेरे गुड़गांव जिला भाजपा युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष होता था, मैं उनके साथ पदाधिकारी था जिले में। आज वही भूपेंद्र केंद्र में मंत्री हैं। कारण कि हम लोग चमचागिरी नहीं कर पाए, हम लोग चापलूसी नहीं कर पाए, हम लोगों ने इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। वही चमचागिरी से एक सवाल याद आया। आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कहते हैं कि करनी सेना किसी की गुलाम नहीं है। तो क्या नाराजगी किससे है? हम दिल्ली से, योगी से या संगठन से? देखिएगा, मैं नरेंद्र मोदी का भी सम्मान करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं अमित भाई शाह का फैन हूँ। हाँ, देश के गृह मंत्री है, पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। उस आदमी का सरकार चलाने का जो सिस्टम है वो मुझे पसंद है। वो राजनीति करना जानता है। पश्चिम बंगाल जैसे गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना, क्योंकि 2016 के अंदर
मैं कैलाश विजयवर्गीय, अरुण जेटली साहब के साथ मैंने 2016 के विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में काम किया है। आज जहाँ पर हमें 4 सीटें उस समय मिली थी विधानसभा के अंदर, आज वहाँ सरकार है भाजपा की। तो ऐसा नहीं कि मुझे खुशी नहीं हुई कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो गया, परंतु ये किसके कारण? अमित शाह की जो चाणक्य नीति है उसके कारण। हम उनका सम्मान करते हैं। योगी आदित्यनाथ का क्यों ना सम्मान करें? एक साधु संत व्यक्ति जो प्रदेश को चला रहा है और तरीके से चला रहा है, परंतु उनके साथ भी निश्चित तौर पे कुछ स्पीड ब्रेकर सेट किए हुए हैं। उनकी गति को बाधित करने का काम भी कुछ लोग कर रहे हैं और सबको पता है। तो उनका सम्मान करना कोई बात थोड़ी ना है। एक ऐसा सनातनी व्यक्ति जो गाय को माता कहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश के अंदर विकास के गति को बढ़ाना चाहता है, परंतु संगठन के और कुछ और सरकार में बैठे हुए लोग जो आज भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो योगी जी को काम ढंग से नहीं करने देते। तो निश्चित तौर पर मैं योगी का सम्मान करता हूँ, परंतु भारतीय जनता पार्टी की न गुलामी हमने पहले की, न आज की, न आगे करेंगे। भाजपा के सिद्धांतों को, जो पंचनिष्ठा है, जो आजकल के नेता जो भर्ती हो रहे हैं भाजपा में, आज भी टीएमसी के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि जो लोग आपको गाली देते थे संसद के अंदर, जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, जो आपको सद बदतमीजी करते थे, आज वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो फिर आपके सिद्धांत क्या हैं? आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं? ठीक है, देश के लोकतंत्र में सत्ता दल बदल जो है, ये कानून भी बना हुआ है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु जिस प्रकार की राजनीति आज हो रही है, सिद्धांतों की राजनीति कहाँ रह गई? जो गाली देगा वो आपके साथ आ जाएगा। यही कपिल मिश्रा जो दिल्ली के अंदर मंत्री है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में और गृह मंत्री के बारे में विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर उल्टा बोलता था, आज ये भाजपा का मंत्री है। ऐसे अनेकों अनेक मुद्दे आपको, ऐसे अनेकों अनेक मुद्दे और विहीन व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी में मजबूत पदों पर दिखा दूं। तो भाजपा में ऐसे लोगों की भर्तियां हो कैसे रही है फिर? मैं आपसे कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे एक तो होता है सत्ता प्राप्ति, साम दाम दंड भेद से सत्ता को प्राप्त करना, एक तो तरीका वो है। एक तरीका वो है जो 10 वर्ष की आयु से मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सीखा, भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं को अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में उतारा, परंतु पंचनिष्ठाएं कौन हो गई? एकात्म मानववाद कहाँ है? मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जितना जानता हूँ, वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, जेल के अंदर, आज उनकी नीतियाँ कहाँ गई? कहाँ गए सब वो सिस्टम? मुझे लगता है अब केवल सत्ता प्राप्ति और न जाने क्या क्या ऐसे कार्य होने लगे जो शायद हमें सूट नहीं करते या उन लोगों को हम सूट नहीं करते। अगर आने वाले चुनाव में यूपी में बीजेपी सूरजपाल आम्मू को साझेदारी का प्रस्ताव दे तो क्या गठबंधन संभव है? इस विषय पर मेरी एक बहुत बड़ी टीम है जो पूरे देश भर में करनी सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के करनी सेना के पदाधिकारी हैं, उनसे एक कोर कमेटी है हमारी, उनसे जब तक चर्चा कोई नहीं होगी, अभी तो हम कैंडिडेटों को, जो हमने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, हम वहाँ पर अच्छे अच्छे कैंडिडेट सर्व समाज से मिले हैं। हमारे को बनिया भी मिले, ब्राह्मण भी मिले, दलित भी मिले और अन्य जातियों से भी मिले और दलित वर्ग से भी अच्छे लोग मिले हैं जो हमारे साथ आकर चुनाव लड़े। जहाँ पर दलित, ब्राह्मण, ठाकुर का मेजोरिटी होगी वहाँ पर हम किसको टिकट दें ये भी सोचना पड़ेगा। जहाँ पर बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर का बहुमत होगा वहाँ पर टिकट के कौन सी जाति को मिले ये भी देखना पड़ेगा हमको। वहाँ पर ओबीसी को, बीसी को और अगर मुस्लिम समुदाय के और अच्छे लोग हमारे साथ हाथ मिलाते हैं तो उनसे विचार करेंगे। अखिलेश यादव कल को अगर हमारे पास आते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं तो उनसे विचार कर सकते। करनी सेना के दरवाजे मतलब सबके लिए खुले हैं? हमारे अभी दरवाजे हमने बनाए नहीं जो हर एक किसी के लिए खुल जाएं, परंतु यूपी में हमको अब ये सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों की सरकार बने, कैसे यूपी का विकास हो, यूपी के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, जो बिजली के कनेक्शन, प्रीपेड कनेक्शन मिल रहे हैं, आपको मालूम है पहले तो मोबाइल में प्रीपेड कनेक्शन होते थे, अब वहाँ पर बिजली के नए मीटरों के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में ना के बराबर आ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो अडानी को और अंबानी को बिजली के ठेके दिए हुए हैं उस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। वहाँ के एक बिजली मंत्री हैं मिस्टर शर्मा, AK शर्मा, वो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। मैंने उनका पहले भी लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही हैं। आज की डेट में भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी गई हैं। मैं ये नहीं कहता योगी जी में कोई कमी है, परंतु योगी जी के नीचे कुछ ऐसे मंत्री हैं जो ना
लायक हैं। लायक और नालायक, नालायक को अन्यथा मत लें। मैंने अभी उसको नालायक कह दिया, क्या नाम उसका, राजभर को। वो अभी 4-4 फुट उछल रहे हैं राजभर साहब। अरे नालायक ही तो बोला है, मैंने कुछ और तो बोला ही नहीं है। अब मैं आपके चैनल पे कुछ बोल दूंगा तो वायरल हो जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपने ऐसी ऐसी पार्टियों से गठबंधन किया जो साथ खड़े करने लायक लोग नहीं है। एक निषाद साहब है, निषाद पार्टी एक है, वो राम जी के बारे में क्या क्या कहते रहते हैं। आप रामचंद्र जी के अंदर आस्था प्रकट करते हैं, राम और सिया की जय करते हैं, परंतु आप उसी राम को गाली देने वाले लोगों के साथ गठबंधन करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब मुझे लग रहा है कि जो आपको गालियां देते थे, जो आपकी आस्थाओं को गाली देते हैं, जो आपके आराध्यों को गाली देते हैं, आपके भगवानों को गाली देते हैं, आप उन लोगों को सर पे बिठाते हो। हमें इस पे आपत्ति है, हमें इस पे आपत्ति। आपने एक बात कही अपने जवाब में, जब मैंने आपसे पूछा क्या गठबंधन संभव होगा, तब आपने कहा कि अगर अखिलेश यादव भी आएंगे तो आप उनके साथ भी। क्यों? अखिलेश यादव ने किसी की भैंस की पूंछ को हाथ लगा रखा है क्या? अखिलेश यादव से कोई हमारा झगड़ा है क्या? तो जब आप ये फैसला अभी ले सकते हैं तो ये भी बता दीजिए फिर अगर बीजेपी संगठन गठबंधन का प्रस्ताव देगी तो वो संभव होगा कि नहीं? आपने अखिलेश यादव के सवाल का जवाब अभी इसी वक्त दे दिया, अभी तो बीजेपी के मैंने सवाल का आपसे जवाब कहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो यानी कि तैयार रहेंगे तब? ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर कोई अच्छी पार्टी के लोग, अच्छे सिद्धांतवादी लोग अगर हमारे साथ गठबंधन की बात करते हैं, या हमारे को जो हम सीटें मांग रहे हैं उनको हमें देते हैं, तो निश्चित तौर पे हम उस पर विचार करेंगे। आपने अभी बीजेपी के कई मंत्रियों का जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ तो ठीक है, लेकिन उनके जो नीचे मंत्री है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। आपने पहले भी कहा कि कई मंत्री ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे में जिनका नाम है, और आपने कहा कि आप वो बताएंगे भी, तो क्या आप यहाँ पर उनका नाम लेकर बता सकते हैं? देखिएगा, एक उप मुख्यमंत्री है मौर्य साहब, पूरा नाम मुझे उनका पता नहीं, वो चुनाव हार गए थे, परंतु हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए। भारतीय जनता पार्टी में संभव है, और उनको क्यों बनाया गया ये सबको पता है। एक्चुअल में वो व्यक्ति योगी जी के गति को रोकने वाला, विकास कार्यों की गति को रोकने वालों लोगों में नंबर 1 आता है, परंतु उसके समाज ने उसको नहीं पसंद किया, तभी तो चुनाव हारा ना। आप हारे हुए व्यक्तियों को पदों पर बिठाते हो और उनको वो काम देते हो जो योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते, तो निश्चित तौर पे संगठन के अंदर ही, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं कमी है। मैंने कभी पाठक के बारे में नहीं कहा जो मुख्यमंत्री हैं, परंतु मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, मिस्टर मौर्य के बारे में। हारने के बावजूद उनको आप डिप्टी सीएम बना रहे हो, कि तो लोकतंत्र को तो आप खुद, लोकतंत्र को आप अपनी मर्जी से तोड़ोगे मरोड़ोगे। अरे एक व्यक्ति को जनता ने नकार दिया, आप उसको फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बना रहे हो, तो निश्चित तौर पे सेंटर से आपकी पकड़ है ना, आपको पर्चियां वहां से आ रही हैं। राजभर आपको गाली देगा, पहले समाजवादी पार्टी के साथ था, आज आपके साथ आ गया। निषाद पहले किसी और के साथ था, अब आपके साथ आ गया। अपना दल पहले किसी और के साथ था, आज आपके साथ आ गया। ऐसे अनेकों अनेक संगठन हैं, परंतु हम लोग तो टिकाऊ लोग हैं। हम लोग अगर सनातन की बात करते हैं, हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आप गौ माता कहते हैं, आप अपने टेलीविजनों पे दिखाते हैं, ऐड देखते हैं प्रधानमंत्री जी की, हम वहाँ पर क्या होता है जी, आप गौ माता को, गऊ के बछड़े को आप प्यार करते हैं, टीवी पे आ रहा है, ऐड में आ रहा है, सब जगह आ रहा है, परंतु जो गाय माता घोषित करने की बात आती है तो 4 मंत्री आ जाते हैं। आपके नॉर्थ ईस्ट के जो मंत्री हैं उसमें किरण रिजिजू एक नाम ले रहा हूँ मैं, संसदीय कार्यों के मंत्री हैं, वो बीफ को खाने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, बीफ खाने वाले। तो अब आज मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्र पशु कर रहे हैं, हमने सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों से कहा राष्ट्र पशु ना कहें। अब माता आपके, चलो ठीक है, आपके मुस्लिम धर्म में आपके क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी किताब है कुरान के अंदर नहीं माता कह सकते किसी को, परंतु आज मुस्लिम समाज आगे तो आया, और हमारे लोगों ने कहा हम तो पहले से, हम गाय माता मानते हैं, हमारी गाय माता वो है। हम जब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया जबरदस्ती में है, तो हम तो गाय को माता कह रहे हैं ना। गाय माता घोषित करो ना, उसको क्या दिक्कत है भैया आपको? अब तो आप मेजोरिटी में हो ना हर जगह। गाय माता घोषित करने में दिक्कत क्या है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, अब लाओ ना,
अब यूजीसी का बिल तो लिया है, अब ये वाला भी ले आओ ना, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? आज तक महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहीं घोषित किया गया? दुनिया उसको राष्ट्रपिता कहती है और ये लोग भी कहते हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहा जिसका लेना ना देना देश की आज़ादी से, क्योंकि वो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ था, उसको बना दिया। आज उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी किताबें महात्मा गांधी के बारे में छपती हैं, हम बहन बेटियों को किताबें पढ़ा नहीं सकते, परंतु वो राष्ट्रपिता बन सकता है। गऊ को राष्ट्रपिता घोषित करने में इनको तकलीफ है, मुझे इस बात पर आश्चर्य है। पहले कहते थे मुसलमान गाय का सम्मान नहीं करता, तो मुसलमान आगे, अब तो मुस्लिम धर्मगुरु आगे, क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप नहीं चाहते कि देश के अंदर कहीं ना कहीं दोनों वर्ग, हिंदू मुसलमान, मिलकर गाय का सम्मान करें। तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब करनी सेना उतर रही है तो इन तमाम मुद्दों पर भी बात होगी। निश्चित तौर पे, क्यों नहीं होगी। इनको गाय को गौ माता, राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। 2027 में करनी सेना किंग मेकर बनकर उभरेगी या गेम चेंजर? मुझे इतना पता है उत्तराखंड के अंदर और कई राज्यों के अंदर इन लोगों की सरकारें हैं। झारखंड के अंदर एक बार क्या हुआ था, बराबर सीटें आ गई थी और एक व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंट एमएलए बन गया था और वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था झारखंड का। था तो बहुत बड़ा चोर, जेल में भी रहा। जब गेम बदलना होता है ना दीपा जी, तो कैसे बदल जाता है पता नहीं चलता। लोकतंत्र में एक व्यक्ति सरकार बदल देता है, आप हल्के में नहीं ले सकते। डेमोक्रेसी के अंदर आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, आपकी तोड़फोड़ में मास्टरी है, आप दल बदल में आप बहुत बड़े बाहुबली हैं, आज आपके पास हज़ारों करोड़ रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु लोकतंत्र के अंदर पैसे की ताकत को हमेशा जनता ने नकारा है। ठीक है, आज चुनाव आयोग हो चाहे कुछ और हो, आपके कंट्रोल में है, परंतु जनता आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। आप क्या करते हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं, पूरी दुनिया को पता है, परंतु जनता को अगर रोका गया, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बच्चा पैदा होते ही पॉलिटिक्स सीख लेता है। राजनीति की पाठशाला उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के अंदर जनता बहुत जागरूक है। मानता हूँ बाबरी ढांचा को गिराने वाले हम लोग थे, मानता हूँ राम मंदिर को बनाने वाले भी हम ही लोग थे, परंतु आज राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो रहा है। 10 लाख रुपए गोबर के अंदर मिला है। एक एम्प्लॉय था, वहाँ का नौकर था, लव कुछ नाम था, एक टंटू पता नहीं क्या नाम है इसका, एक और है, वो उसका घर वहाँ पे 60 कमरों का एक होटल बन गया। चपड़ासी होता था, पानी पिलाया करता था। चंपत राय जी चंपत हो गए, 20-20 करोड़ के दान चोरी हो गए। नहीं, चोरी का ये मुद्दा आप उठा रहे हैं राम मंदिर में, तो चोर कौन है, चोरी कौन करवा रहा है, मास्टरमाइंड कौन है? महिपाल सिंह एक ऑडिटर, राम मंदिर के अंदर जब चंदा दान पात्र से पैसा निकालते थे, जब काउंटिंग होती थी, उसे बैंक के एम्प्लॉय और ट्रस्ट के, जो श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ ट्रस्ट है, उसके पदाधिकारी मिलकर वहाँ पर काउंटिंग में सहयोग करते थे। महिपाल सिंह कहता है कि मुझे दूर बिठा दिया जाता था, एक गड्डी की जगह 3 गड्डियाँ थैले में डाल दी जाती थी। वो तो खुद बोल रहा है, जिसके सामने काउंटिंग हुई। और फिर अब जो पैसा पकड़ा गया है, कल ही तो छापा पड़ा है। लवकुश के बाप ने कहा टीवी चैनलों पर आकर कि हाँ साहब, मेरे घर से मेरे लड़के के कमरे से 10 लाख रुपए निकला है। अरे कमाल करते हो। हमने बहुत पहले कहा था ट्रस्ट के अंदर ऐसे लोगों को रखो जो भरे पूरे हों, जिनके कैरेक्टर ठीक हो, जिनका जो खाते पीते घर के लोग हों। हमने कहा रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, जिन परिवारों ने 400-500 वर्षों से, जहाँ पर सर पे कपड़ा नहीं बांधा था, स्वापा नहीं डाला था, चप्पल नहीं पहनी थी, उस परिवार से जो राम जी का परिवार था, उसमें से किसी एक व्यक्ति को ले लो, एक क्षत्रिय को इस कमेटी में डाल लो। नहीं डाला। आप कहते हैं एसआईटी गठित कर दी है 3 आदमियों की, मतलब 12 आदमी आप लोगों ने जो श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट जो बनाई, उसके अंदर 12 आदमी हैं। 12 आदमी जो सरकार की तरफ से और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की तरफ से है। आज आरएसएस के मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते? वही मेरा सवाल है कि आप कहते हो कि वीएचपी और आरएसएस का प्रभाव है राम मंदिर ट्रस्ट पर, तो इसमें आप मोहन भागवत की चुप्पी को कैसे देखते हो? देखो, मैं एक बात कहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखाएं हैं उसमें विश्व हिंदू परिषद एक है, भाजपा भी एक राजनीतिक संगठन है उनका, परंतु आज पूजा के वक्त तो आप प्रधानमंत्री के साथ जाते हो मंदिर के अंदर, पूजा करते हो मोहन भागवत साहब, परंतु जब राम मंदिर के अंदर दान पात्र की चोरी की बात आती है तो आपको सांप सूंघ जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी, बहुत बड़े वकील हैं। क्यों नहीं बोल रहे आलोक जी, आप क्यों नहीं बोल रहे? ये कौन है चंपत राय? ये वही लोग हैं ना जो उनके साथ थे, जिन्होंने राम मंदिर के कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई। अरे आप लोग अपनी मर्जी चला रहे, कौन है भैया आप? ये राम मंदिर आपके बाप का है क्या? ये राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट आपने खरीद लिया क्या, संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने? यार जनता को इतना क्यों तंग करते हो भाई? ऐसा ना करो कि जनता सड़कों पर आ जाए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप जिन मुद्दों पर चाहोगे बोलोगे, जो भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे हैं, अरे बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर के अंदर दान पात्र से चोरी होना। करोड़ों रुपए चोरी हो रहा है, हीरे जवाहरात के मुकुट चोरी हो गए, सोने की शिलालेख चोरी हो गई। अब आपने एसआईटी, अरे एसआईटी तो वही करेगी जो आप कहोगे सरकार जाएगी। मत दबाओ ना जनता को, मुद्दों को मत दबाओ, कम से कम मुद्दों को तो मत दबाओ, जनता को बोलने दो ना। आप जातियों में लोगों को लड़वाते हो, ब्राह्मण को बनिया से लड़वा दो, दलित से लड़वा दो, ठाकुर को इससे लड़वा दो, उससे लड़वा दो, ये काम रह गया है। पहले हिंदू मुसलमान थे, अब जातियों को आपस में बांट दो। क्या झगड़ा है हमारा आपस में? हमारा आपस में क्या झगड़ा है जी? जातियों में बांट के इनके मुद्दों से भटका दो। आपने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट से क्षत्रिय को दूर रखा गया, तो क्या ये कोई साजिश है? अरे राम मंदिर किसका फूफा लगता है इनमें से, या किसका चाचा लगता है? मेरे तो परिवार का है। भगवान राम जी मेरे परिवार से थे, मैं राम का वंशज हूं, राम मेरे पूर्वज थे। अयोध्या में जब राम लला का जन्म हुआ, जिसको आप राम जन्मभूमि बोलते हो, तो राम मंदिर की आपने जब किताबें सुप्रीम कोर्ट में दिखाई, तो राम मंदिर को जो आप कहते हो अयोध्या में राम जी पैदा हुए, तो उनके परिवार के लोग भी तो वहीं रहते हैं ना। उसमें अयोध्या के कितने लोग हैं? वे तो पूछिए साजिश क्या है इसके पीछे, आपको क्या? साजिश सिंपल सी बात है, राम मंदिर आपने बड़ा सुंदर बना दिया, सुंदर बना के उस ट्रस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, ट्रस्ट में आपने अपने लोगों को बिठा दिया, अब वहां से पैसा चोरी हो रहा है। पैसा चोरी करने वाले कौन लोग हैं सबको पता है। लवकुश है, एक टिंकू है, कंकू है, पता नहीं नाम उसका मेरे को याद नहीं आ रहा, वो हैं, चंपत राय उसके प्रमुख हैं, और अनेकों लोग हैं। आज अयोध्या की जनता बोल रही है। आप अयोध्या से पहले पार्लियामेंट का चुनाव हार चुके हैं, वहाँ पे समाजवादी पार्टी का सांसद है, कारण कि वहाँ की जनता को पता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, संघ के लोगों में आपस में फुटाव है। राम मंदिर में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर कहीं गड़बड़ी है। आज साजिश, मैं निश्चित तौर में तो अब योगी आदित्यनाथ से एक अनुरोध कर रहा हूँ कि राम मंदिर ट्रस्ट में प्रभु अपना काबू रखें, आप इन ठेकेदारों को हटाओ और इस गंदगी को दूर भगाओ। हम योगी आदित्यनाथ के जो सम्मान की बात करते हैं, क्यों करते हैं? वो योगी हैं, वो बाबा आदमी है, उसका क्या मतलब भ्रष्टाचार से? उसका क्या मतलब है किससे लेना देना? वो इमोशनल आदमी है। आज अयोध्या इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त शहर हो गया, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, और ये लोग चोरी कर रहे हैं दान पात्र से। इससे नीचे और घिनौना काम क्या होगा? मोहन भागवत के मुंह से एक शब्द तो निकले, भगवान परशुराम के बारे में तो मोहन भागवत जी उल्टा सीधा बोल देते हैं। अब यहां बोलो ना राम के बारे में, राम मंदिर में चोरी हो रही है, विश्व हिंदू परिषद हिंदू मुसलमान तो बहुत करती है, अब क्यों नहीं बोलते भैया? अभी जैसे अखिलेश यादव की बेटी का जो पोस्टर वायरल कर दिया, ऐसे सूरजपाल लम्बू के बारे में कुछ बोल देना, जो व्यक्ति बोलेगा ये उसको रगड़ देंगे। हाँ, ये तो आपने कहा था कि चल इस सवाल पर भी आती हूँ, लेकिन आपने कहा योगी आदित्यनाथ बेहतरीन मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हें बोलने की आजादी नहीं है, तो कौन रोक रहा है योगी आदित्यनाथ? निश्चित तौर पे देखो, पूरे देश को पता है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पर एक सिस्टम है, वहाँ एक सिस्टम केंद्र से चलता है। योगी आदित्यनाथ एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर और भी तो लोग हैं ना। आप समझिएगा बात। अब योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अखिलेश यादव जी की बेटी के बारे में जिसने टिप्पणी की उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होगा जी। एफआईआर दर्ज कर, अरे पकड़ो ना उनको, सालों को रोड के ऊपर डालो, मारो जूतों से, मुंह काला करो उनका। कौन लोग हैं वो? ऐसा तो नहीं है कि ये जो दान पात्र से जो पैसा चोरी का मुद्दा उठा, तो आपने उस मुद्दे को गौण करने के लिए आपने ये नया ड्रामा शुरू कर दिया हो। किसी की बहन बेटी को बदनाम करोगे क्या? वो हमारी बेटी नहीं है क्या? वो प्रदेश की बेटी नहीं है, देश की बेटी नहीं है क्या? वही तो कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, अखिलेश यादव की बेटी देश की बेटी नहीं है क्या? प्रदेश की बेटी नहीं है क्या? आप किसी को भी बदनाम कर दोगे। कौन लोग हैं लोग? मतलब आपको लगता है कि एक मुद्दा उठा, उसको दबाने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा कर दो, भाई वाह। ऐसा है लोकतंत्र में, विरोधियों को इतना मत दबाओ
जिससे कि बवाल मच जाए। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही, एक्शन लेने की बात की। आप कहते हैं कि दूसरा मुद्दा दबाने के लिए सब कुछ किया। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने पोस्टरबाजी की है, जिन लोगों ने, जो भी इसके पीछे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ये पोस्ट 2 जगह से वायरल की गई है, उसकी जानकारी ये साइबर टीम जो उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी योग्य पुलिस है वो तैयारी कर रही है, ढूंढ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आएगा। परंतु जैसे ही राम मंदिर ट्रस्ट के दान पात्र की चोरी का मामला उछला, आपने पैरेलल एक मुद्दा शुरू कर दिया। किसी की बहन बेटी को बदनाम करना, ये नीचता की पराकाष्ठा है। इससे गिरा हुआ कोई काम हो नहीं सकता। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। दीपा राणा मेरी बेटी, सबकी बेटी, देश की बेटी है। दीपा राणा को गलती करेगी तो हम कान पकड़ सकते हैं, परंतु दीपा राणा के नाम को लेकर कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो निश्चित तौर पे घटिया बात है, गलत बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एफआईआर करने की बात की, थैंक यू, परंतु उनको अरेस्ट करो ना, अरेस्ट करके उनका इलाज करो। आज देखिएगा दान पात्र की बात आई, आज विनय कटियार जो राम मंदिर आंदोलन में बाबरी ढांचे को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले कौन थे? विनय कटियार, जो बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे उस समय, बीजेपी से पहले। जो त्रिशूल विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने हमारे को उस समय दिया 1985-86 में, वो त्रिशूल देने वाला कौन था? विनय कटियार, वहीं का फैजाबाद से सांसद रहा है। आज वो बोल रहा है कि चंपत राय बोलो तो बोलते क्यों नहीं हो, कहाँ घोटाला है? आज ब्रजभूषण जो होंगे बाहुली सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, आज वो कहते हैं भाई साहब मेरे को तो डर लगता है, मैं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ऐसे बाहुबली लोग बोलने से कतरा रहे हैं। आप कहते हो बीजेपी में जो बोलेगा वो पीटेगा? क्यों पीटेगा? कौन पीटेगा? आओ ना, कौन पीटेगा? परंतु हम तो पागल लोग हैं, हम तो दीवाने हैं, हम तो दीवाने हैं, हम तो अलग जगह निकले हैं, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। हम सच को सच कहेंगे। हमने कहा ना देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं कि हमसे डरते हैं। देश का प्रधानमंत्री अच्छा आदमी, ईमानदार है। प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार है, निहायत ईमानदार है। गृह मंत्री की चाणक्य नीति के हम फैन हैं। इससे डर नहीं है, सम्मान है। डरते तो हम जो ऊपर बैठा ना उससे भी डरते। पूछेगा क्यों? ये जिंदगी एक बार मिली है, ये डरने के लिए तो नहीं, जीने के लिए। जिंदगी वो क्या करे, जिंदा दिली का नाम है। जब सूरजपाल अमू बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, विवादित बयान देते हैं, तो लोग एक कहावत कहते हैं कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। इसी तरीके से जब बीजेपी में आपको कुछ नहीं मिला तो आप उनके खिलाफ हो गए। ऐसा मुहावरा बड़ा अच्छा है, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले। सूरजपाल अम्मू ना तो अब चुनाव लड़ रहा, ना पहले चुनाव लड़ा। मेरे साथ के कई नालायक लोग हैं जो संसद में सांसद बन गए। मेरे साथ के कई मित्र जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जिनके घर में खाने को दाने नहीं होते थे, रोटी पकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो कभी मेरे घर पे आके खाना खाया करते थे। आज वो केंद्र में सांसद भी और मंत्री भी हैं। ना मैं पहले चुनाव लड़ा, मैं अब चुनाव लड़ रहा, ना मुझे चुनाव लड़ने के शौक हैं। मैं सामाजिक कार्यों में लिप्त रहता हूँ। अगर मुझे टिकट लेनी या पानी होती तो अब तक मैं कितनी बार बन गया होता। मेरा 37 साल का भाजपा का राजनीतिक जीवन रहा है। मैंने भाजपा में दिल से काम किया है, संगठन में काम किया है, और भाजपा ने जो सिखाया है वो इम्प्लीमेंट भी भाजपा ही करूँगा, भाजपा के ऊपर ही करूँगा, चिंता ना करो। रही बात लोमड़ी वाली, वापस देकर जाओगे नहीं किसी की ने। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मुझे संगठन में सिखाया नरेंद्र भाई मोदी ने, मुझे संगठन में जो मनोहर लाल खट्टर ने सिखाया है, मुझे संगठन में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने सिखाया, मुझे अनेकों अनेक मित्रों ने सिखाया, ओम प्रकाश धनखड़ ने सिखाया। ये जो वो लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन संगठन को दे दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने संगठन कैसे चलाते हैं, संगठन कैसे। मैं अम्मू, मेरी औकात क्या थी मैं सोना एक ठाकुरवाड़े का रहने वाला व्यक्ति, एक सोना एक टाउन का रहने वाला व्यक्ति। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप मुझे देखते हैं, मैं मीडिया में रहता हूँ। आज करनी सेना में भी अमेरिका काम कर रही है, आज सिडनी में भी काम कर रही है, आज दुबई में भी काम कर रही है, नेपाल में भी काम कर रही है। आज हिंदुस्तान के 24 राज्यों में करनी सेना काम कर रही है। आज लाखों लोग करनी सेना से जुड़े हैं। कारण कि अगर हम लोग सही काम कर रहे हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर को हल्के में ना ले। ये करनी सेना एक जातीय संगठन नहीं है, हम सभी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमें किसको कैसे सबक सिखाना, कैसे एहसास कराना अपनी ताकत का, वो हमें मालूम है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में कौन कैसे आरोप लगाता है,
कौन कैसे गुस्सा दिलाता है, कौन कैसे कहता है। जो मुझे कहते हैं कि अम्मू को कुछ नहीं मिला, वो शाम को मुझे फ़ोन करते हैं, वो शाम को मुझे फ़ोन करते हैं। आज ईडी का छापा मारने की ताकत है। मैं 10 लोगों के नाम आपके चैनल पर बोलता हूँ। अगर ईडी के अंदर दम है तो हम 10 लोगों के घर छापा मारे ना, 500 1,000 करोड़ रुपए उनके घर कैश मिले, मैं नाम बदल लूंगा अपना। छांट छांट के आप छापे मारते हो, परंतु जो बड़े चोर हैं उनके घर छापे मारूंगा भैया। तो आप मानते हो कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए किया जाता है? निश्चित तौर पे राजनीतिक रूप से उन लोगों को चुप करने का काम ईडी और सीबीआई करती है। पहले हम जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी और सरकारें थी, तो हम सीआईडी को, सीबीआई को तोता बोलते थे कांग्रेस का। ये तो जो ईडी और जो सीबीआई है, ये वो काम अब करने लगे। हम तो फक्कड़ आदमी है, हम तो फक्कड़ आदमी है। हम तो आज भी जो आपके साथ बैठे हैं ना, जैसे यहाँ बोल रहे हैं ऐसे वहीं बोलेंगे, लगा दो फांसी भाई। हम तो शमशान में आज भी सेवा कार्य करते हैं। हमें मरने के बाद कहाँ जाना है, वो जगह हमने पहले तैयार कर रखी है। हमें क्या दिक्कत है? परंतु कोई हमें सच बोलने से रोकेगा क्या? डराए वो लोग जिनके घर शीशे के बने हो। इनके तो घर शीशे के बने हुए हैं, हमारे घर शीशे के नहीं बने हुए, हमारे फौलाद के बने हुए, सीमेंट लोहे पत्थर के बने हुए हैं। ये बोल मार के तो दिखाए एक पत्थर। इनके घरों में इतनी दरारें हैं, आपको पता नहीं है। इनके बारे में हम जानते हैं। आप कोई से सांसद का नाम लेके मेरे से पूछ बात करें दीपा, मैं उसी सांसद की कली ना खोल दूं। उनके अवैध संपत्तियां कहाँ कहाँ हैं, मैं उनके बारे में आपको बैठे बैठे डिटेल ना दे दूं मोबाइल से निकाल के। मेरा नाम सूरजपाल सिंह नहीं। कौन सी ईमानदार पार्टी? ये ईमानदारों की पार्टी है क्या? अरे सारा धन इकट्ठा कर करके बैठे हो आप, और अगर आपके कोई विरोध में जाएगा तो आप उसको धमकाओगे, डराओगे। करनी सेना डरने वालों में से नहीं है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक विरोध करने का तरीका होता था, आपने वो तरीके खत्म कर दिए। आप कह रहे हो कि बीजेपी भ्रष्टाचार से भरी हुई है, तो उसका मास्टरमाइंड कौन है? मैं वही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा है, समय आने पर वो भी बताएंगे, रुकिएगा। आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी का आप सम्मान करते हैं, योगी का आप सम्मान करते हैं, अमित शाह के आप फैन हैं, तो मास्टरमाइंड कौन है? फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है? सारे नाम अभी बता दूंगा आपको, तो अगली बार कैसे बुलाओगी? आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। इस पॉडकास्ट को हिट होने दो, फिर उसके बाद जो मसाला लेके आऊंगा वो लेकर बैठेंगे। मैं यूपी के मंत्रियों की लिस्ट भी लेके आऊंगा, मैं हरियाणा के मंत्रियों की लिस्ट भी लेके आऊंगा, मैं केंद्र के कई महापुरुष मंत्रियों के नाम भी लेकर आऊंगा। मेरे पास F3 फाइल का तो जुगाड़ है नहीं, परंतु मेरे बहुत सारी फाइलों का जुगाड़ है जो ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, क्योंकि मेरे को पता चला है कि अभी केंद्र में फेरबदल होना है। मैं एक पर्ची मैं भी भेजूंगा प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कि ये लोग गड़बड़ हैं, इनको हटाया जाए। कौन कौन लोग बता देंगे ना। अभी एक गनमैन लेकर चल रहे हैं, जब ये लिस्ट लेकर आओगे तो कितने मैं गनमैन चाहिए? आपके चैनल पर फिर बोल रहा हूँ, मुझे ना हरियाणा पुलिस से कोई गनमैन चाहिए, ना अब चाहिए। लिस्ट के बाद तो चाहिए होगा। सुन लीजिएगा, ना अब चाहिए ना जब चाहिए। जो व्यक्ति सूरजपाल सिंह अम्मू करनी सेना का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा हो, जो सेना नाम पीछे लगा के चलता हो, उसको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, शमशान घाट में मैंने बच्चों को लिख के दे रखा है कि मेरी अर्थी यहाँ पर रखी जाएगी और यहाँ पर संस्कार होगा। संस्कार में कौन कौन सी लकड़ी कहाँ से आएगी, लकड़ी का भी जुगाड़ करके जा रहे हैं हम तो। पहले पूछिएगा क्यों? कि हमको अगर मौत से डर लगता तो फिर हम समाज सेवा में और सामाजिक क्षेत्र में नहीं आते। अभी तो हमने सिर्फ इतना कहा है ना, हम चुनाव लड़ेंगे। 50 सीटों के चुनाव लड़ने मात्र से लोगों को तकलीफ हो गई। अरे चुनाव करनी से ना लड़ रही है भाई, तुम्हें तकलीफ क्या है भाई? कई अनेकों ने कबूतर निकल के आ गए, नहीं बाबा, अरे बाबा को ये, अरे बाबा प्रधानमंत्री बनने लायक है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने लायक है, सब मानते हैं। योगी जी के बाद अगर कोई देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा तो योगी बनेगा। मैंने कब कहा राहुल गांधी बनेगा? मैंने कहा कब कहा अखिलेश यादव बनेगा? मैंने कब कहा ये लोग बनेंगे? मैंने कब कहा प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी का वो आ जाएगा भूत? मैंने तो नहीं कहा। मैं फैन क्यों कह रहा हूं आपको? मैं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, कारण कि वो नीट एंड क्लीन आदमी है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि फक्कड़ आदमी, 4 जोड़ी कपड़े हैं, उनके ऊपर कौन आरोप लगाएगा? परंतु अगर कोई भ्रष्ट मंत्री है और योगी उसको टाइट करते हैं तो फिर केंद्र से क्यों फोन जाता है? इसको इस बार छोड़ दो, ये आपको नहीं पता। अब ये मत कहना किसका फोन जाएगा, किसका फोन गया, बता देंगे आपको। प्रदेश के अंदर
उत्तर प्रदेश के अंदर और अच्छी सरकार आए और अच्छी सरकार बने, बेरोजगारी खत्म हो यूपी से, ये करनी सेना का एक प्रयास है। अभी भी जो वहाँ पर असामाजिक तत्व घूम रहे हैं यूपी के अंदर, उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, परंतु और सख्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। परंतु मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर जिस प्रकार से यूपी को और तरक्की करना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और करोड़ों लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पर और बहुत ज़्यादा विकास की आवश्यकता भी है। करनी सेना अगर उसमें विधानसभा का चुनाव लड़के अगर कुछ विधायक चुनकर विधानसभा में भेज सकती है तो हम उत्तर प्रदेश की आवाज़ बन सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आपने कहा कि रोजगार की बात की आपने, तो आपको क्या लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में या फिर बाकी राज्यों में रोजगार की जगह सिर्फ नारे मिल रहे हैं युवाओं को? देखिएगा, अभी मैंने कल आपके टीवी चैनलों पे देखा कि बिहार के अंदर युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई और युवाओं ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। जब 100 पोस्ट होंगी और उसके एग्जाम देने के लिए 1 लाख आदमी आ जाएंगे तो भगदड़ मचेगी जी। आज मैं एक राज्य का नाम नहीं लूंगा, परंतु आपको जब अगली बार मुझे बुलाएंगे तो उस राज्य का नाम लूंगा। एक राज्य के अंदर वहां पर 100 सरकारी कॉलेज हैं। मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूंगा, 100 कॉलेजों के अंदर आज प्रिंसिपल नहीं है। लिस्ट तैयार है परंतु प्रिंसिपल नहीं है। आपके पास स्टेडियम तैयार हैं परंतु कोच नहीं है। आपके पास हॉस्पिटल रेडी हैं परंतु स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के अंदर चरमराई हुई हैं। सड़कें आपने हाईवेज बड़े अच्छे बना दिए, नितिन गडकरी की सब तारीफ करते हैं, बड़े अच्छे हाईवेज बन गए, परंतु आज भी जो अंदर की सड़कें वो टूटी हुई हैं। आज भी वहाँ पे जो नगर निकाय विभाग है वहाँ पर अभी भी पानी साफ मिलने में दिक्कतें आ रही है। आपने टॉयलेट बना के खड़े कर दिए, वहाँ पर कितने टॉयलेट वहाँ पर काम कर रहे हैं, इसको भी देखने की आवश्यकता है। अनेक विषय हैं। केवल मात्र वहाँ ढांचा खड़ा कर देना, ये कहना कि हमने इतने करोड़ टॉयलेट बना दिए, तो क्या उन टॉयलेट के अंदर पानी है? क्या उन टॉयलेट के अंदर दरवाज़ा है? क्या वो टॉयलेट वर्किंग में है? क्या वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर लगा हुआ है, नहीं बना हुआ है कि बना हुआ है? अनेक विषय हैं। ऐसे गंभीर विषयों पर, छोटे विषयों पर, जहाँ पर आम जनता का जुड़ाव है विषयों से, वो मुद्दे गौण हैं। हम ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, नीचे वाला मामला साफ है। हम लोग आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आपने महिला के अकाउंट में पैसा भेज दिया, किसान के अकाउंट में पैसा भेज दिया, परंतु जब किसान के फसल बीमा की बात आती है तो क्या बीमा कंपनियां उस किसान को प्रॉपर फसल के पैसे दे रही है? आपने ऐड में दिखा दिया कि किसान को पैसा मिल गया, परंतु क्या सारे किसानों को पैसा मिलता है? जमीनी हकीकत क्या है? वहां पर दिक्कतें हैं। उनको संभालने वाला कौन है? आज आप चलते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, परंतु गाड़ी से उतर के कभी गाँव की हालात को जाके देखो ना जी। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो दिल को छू लेते हैं। आप जाकर देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो ठकोसला है, बातें। मैं नहीं कहता विकास कार्य नहीं होंगे, यूपी के अंदर विकास कार्य हुए हैं, परंतु जिनको टॉफियां बांटी हुई हैं, जिनको मंत्री पद दिए गए हैं, क्या वो सारे मंत्री सही काम कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे हैं। तो ये आईना के योगी आदित्यनाथ को दिख चुका है, देखकर वो चुप है, या अभी आप दिखाएंगे? आप पिछले पार्लियामेंट के चुनाव के रिजल्ट को शायद भूल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी को भाजपा से दुगनी सीटें मिली थी। क्यों? सत्ता तो भाजपा की थी, वहां पर योगी आदित्यनाथ सीएम थे, परंतु पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने का कारण क्या है? जनता से जुड़े हुए मुद्दे कौन थे ना जी। अखिलेश यादव के बाद समाजवादी पार्टी का बस कोई राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा तो कभी रहा ही नहीं, और उनको पार्लियामेंट में ज्यादा सीटें मिलने का कारण क्या है? तो आप क्या सोच रहे हो, ये 2027 का जो चुनाव है, आज से 9 महीने बाद जो चुनाव होगा, क्या ये राजनीतिक पार्टियां सोच रही हैं कि मतलब थाली के अंदर रखी हुई है, विधानसभा सीटें उठा लेंगे? ऐसा नहीं है। जमीनी सच्चाई को हम जानते हैं, दिक्कत आएंगी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे, सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे और अच्छे लोगों को टिकट देने का प्रयास करेंगे और यूपी के विकास के लिए अपना योगदान देने का करनी सेना प्रयास करेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी ये लड़ाई क्या सत्ता बदलने तक सीमित रहेगी या फिर व्यवस्था बदलने? सत्ता अगर मकसद होता तो मैं बीजेपी नहीं छोड़ता। सेवा हमारा मकसद है, और सेवा इसलिए मकसद है हमारा कि हमें किसान
और एक फौजी परिवार का बच्चा हूँ। मेरे पिता फौज में थे, फिर किसानी करते थे। मेरे दादाजी किसान थे। मेरे नाना जी पर्वत सिंह जी, जो जेवर एयरपोर्ट बना है, रनहेरा मेरे मामा जी का गांव है। मेरे नाना जी वहाँ से प्रधान थे। मेरी दादी हाथरस के पास हसनपुर बारू की है। मेरी जो चाची भाभी हैं सब यूपी की हैं। मेरी जो एक दादी थी वो हाथरस की हैं। मेरी मामी, एक मामी मेरी छाता मथुरा की हैं। मेरी रिश्तेदारियाँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भरी हुई हैं। तो मेरे लोगों को भी तो मैं कह सकता हूँ ना कि तुम्हारा बालक तुम्हारे बीच में आया है, तुम्हारे मुद्दों को, तुम्हारे दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए आया है। ऐसे हज़ारों हज़ारों लाखों लोग, कार्यकर्ता जो करनी सेना के साथ जुड़े हुए हैं, वो हर गांव में, घर में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उन मुद्दों को उठाएंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। आप भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं। क्या सूरज पलमू चुनावी मैदान में नजर आएंगे? मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ता। मुझे चुनाव ना लड़ना है। हाँ, चुनाव के लिए अच्छे कैंडिडेट तैयार करना मेरा सपना था और मैं उस सपने को पूरा कर रहा हूँ। अच्छे लोगों को चुनाव में लाऊंगा, आप जैसे युवाओं को आगे लाऊंगा। और निश्चित तौर पे जब युवा देश की राजनीति में आगे आएंगे तो निश्चित तौर पे प्रदेश का और देश का विकास होगा। युवाओं को आने की आवश्यकता है। वो 50 सीटें कौन सी होगी कि तय कर लिया गया है? अभी हम देख रहे हैं कि अभी अलीगढ़ जिले के अंदर जैसे 3-4 सीटें हैं, मथुरा के अंदर 2-3 सीटें हैं, ऐसी लखनऊ के अंदर, अयोध्या के अंदर, बाराबंकी के अंदर। और अगर आप फिरोजाबाद की बात करें, वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं। गाजियाबाद, धुलाना के अंदर हमारे पास लोग हैं। सहारनपुर, देवबंद के अंदर हमारे पास लोग हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर, खतौली विधानसभा और कई जगह हैं हमारे पास जो अच्छे लोग हैं, जहाँ पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। हम मेरठ की बात करें, हम मेरठ ग्रामीण की बात करें, चाहे हम हापुड़ की बात करें, ये ऐसे अनेकों एक विधानसभा क्षेत्र है। मुरादाबाद के आसपास का क्षेत्र है। शाहजहाँपुर, बरेली का मेरा दौरा था, वहाँ हज़ारों कर्मी सैनिक हमारे साथ थे, वहाँ के लोग हैं। और वहाँ के जो भाजपा के विधायक है वो भी हमसे संपर्क कर रहे हैं, यार हमारे को मत हराना। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे अनेकों अनेक ज़िले हैं। करीब 50 ज़िलों में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। और निश्चित तौर पे नए लोगों को चुनाव लड़ाया जाए और उनके पढ़ाई को, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो निश्चित तौर पे एक नए चेहरे निकल के आएंगे। तो नया एक एक्सपेरिमेंट भी होगा और जो युवा समाज के प्रति जागरूक हैं, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, उनको आगे लाने का हम काम करेंगे। घिसे पिटे लोगों को हम लोग आगे नहीं लाने देंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने यूपी में मलाई खाई है, जिन्होंने सड़कों के नाम पर रोड़ी खा गए, तारकोल खा गए, जिन्होंने अनेक विकास कार्यों के पैसे लगाने की बजाय खा लिए, ऐसे लोगों को हम सत्ता में आने से रोकेंगे। इन तमाम जगहों पर आप चुनाव लड़ेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में बताया कि किस तरीके से आपका पारिवारिक संबंध उत्तर प्रदेश में पूरा फैला हुआ है। करनी सेना के कितने दौरे अब तक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में? मैं पिछले 10 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश में हूँ। पहले तो जाता रहा हूँ कई साल, परंतु रेगुलर नॉन स्टॉप में जा रहा हूँ। मैं अलीगढ़ की बात करूँ, मैं गाजियाबाद की बात करूँ, मैं सहारनपुर की बात करूँ, मैं मेरठ की बात करूँ, मैं शाहजहाँपुर, बरेली की बात करूँ, ऐसे अनेकों अनेक ज़िले हैं। बाराबंकी, अयोध्या, मैं लखनऊ से अयोध्या तक बाय रोड गया और वहाँ पर कम से कम 4 विधानसभाओं में मेरा रोड यात्रा थी। मेरी जो हमारी यात्रा थी, कर्मी सैनिकों की सैकड़ों गाड़ियों के साथ मैं वहाँ से गया। अब मैं पूर्वांचल जा रहा हूँ, अवध क्षेत्र के अंदर मेरा एक और दौरा है। सुल्तानपुर जाऊँगा, प्रतापगढ़ जाऊँगा, अनेकों अनेक ज़िलों में मैं जाने वाला हूँ। वहाँ के लोग मुझे बुला रहे हैं। अभी आगरा में 28 तारीख को एक कर्मी सैनिकों का सम्मेलन है। मैं यूपी में 2 दिन बाद अलीगढ़ में मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कर्मी सैनिक सम्मेलन है, उसमें फिर दोबारा जा रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ 1-2 बार यूपी के दौरे पर गई हैं, तो निश्चित तौर पे मैं जाता रहता हूँ और जाऊँगा और लगातार अब उत्तर प्रदेश में काम करूँगा। कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे आपके? कुछ मुद्दे तो आपने बताया, भ्रष्टाचार। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम प्रमुखता से रखेंगे। जो सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, इन पर हम काम कर रहे हैं। बड़े मुद्दों को तो भाजपा और अखिलेश यादव है ना काम करने के लिए, उन पर। हम तो आम जनता के जो मुद्दे हैं, हम ये यूजीसी का विषय है, इसको गंभीरता से लेकर चल रहे हैं। यूजीसी जातीय भेदभाव को बढ़ाने वाला कानून है कॉलेजों के अंदर। इस यूजीसी के विषय पर मैंने कई बार बोला है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हलफनामा दे देना चाहिए, एफिडेविट। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, माने सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया, तो आप एफिडेविट दे दो, या तो आपकी नीयत नहीं है। हम यूसीसी के विषय को लेकर चल रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आपने गुजरात में लागू कर दिया, आपने उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया, यूपी के अंदर भी लागू कर दो।
कर दो ना भैया, क्या दिक्कत है? आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हो, ये महिला विधेयक संशोधन बिल था जो ये गिरा। अब आपके पास बहुत सारे सांसद आ रहे हैं टीएमसी से, पता नहीं इधर उधर से, ये महिला आरक्षण भी कर दो, करो ना, किसने रोका है? हम आपकी अच्छी बातों के साथ है ना, आपके साथ। जनता आपको चाहिए, जनता हम हैं, और हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े, जनता के हित के हैं। यूसीसी हो, यूजीसी हो, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनने लायक देश का ना था ना है। छात्रों में भेदभाव, नीट परीक्षा के अंदर घोलमाल, और सीबीएसई के रिजल्ट के अंदर नालायकी, लाखों छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो ऑनलाइन पेपर चेकिंग वाला मसला हुआ है, नीट में जो पेपर लीक हुआ है, आप समझिएगा, आपका ये पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप यूजीसी के बीज आपके डिपार्टमेंट में हुए, नीट परीक्षा आपके कार्यकाल के अंदर गड़बड़ हुई, सीबीएसई का रिजल्ट आपके समय में गड़बड़ हुआ। तो नीट और यूजीसी के पेपर लीक वाले विवादों पर केंद्र सरकार की चुप्पी, आप क्या मानते हैं? देखिएगा, भाजपा की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये अपने पसंद के मुद्दों पर तो बोलते हैं, जो मुद्दे इनको गौण करने होते हैं, गायब करने होते हैं, उनको चुप्पी छा देते हैं। आपने बहुत सारे चैनलों पे देखा होगा, ये जब विषय इनके विरुद्ध आता है तो उन विषयों पर ये किसी को भेजते ही नहीं टीवी चैनलों पर डिबेट्स में। मैं तो टेलीविजन डिबेटों पर रहा हूँ, तो कई अच्छे मुद्दों पर इनकी जो टीम होती है वो वहाँ पर नजर नहीं आती, इनके प्रवक्ता नजर नहीं आते, कारण कि इनको ऊपर से आदेश आता है कि इस मुद्दे पर चुप हो जाओ। तो हम लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। तो निश्चित तौर पे बड़े गंभीर विषय हैं, और भी कई सारे विषय हैं जिनको मैं आपके साथ अगली बार शेयर करूंगा। तो निश्चित तौर पे हम लोग पूरी तैयारी के साथ मन बनाकर बैठे हैं, प्रयास करेंगे, आगे रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में। सूरजपाल अम्मू का ये बेखौफ बेबाक अंदाज जन्म से है, खून में है, या फिर राजनीति में आए उसके बाद आया? नहीं, हम लोग निडर लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं। हम राम के परिवार के बालक हैं, महाराणा प्रताप के बालक हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के बालक हैं, हम भगवान परशुराम का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम माँ दुर्गा के उपासक हैं। तो डर ये सब तो हमारे पैदा होते तभी खत्म हो जाता है। डिक्शनरी में नहीं है? नहीं है, डिक्शनरी हम हो ही खत्म हो जाता है। एक्चुअल में क्या है कि डरता वो है जिसका स्वार्थ हो, डरेगा वो जिन्होंने गलत काम कर रखी हो, डरेगा वो जिनकी कोई इच्छा हो। हम लोग तो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो हम करने जा रहे हैं ना, वो सोच समझ के कर रहे हैं। कई लोगों ने बहुत हल्के में हमको ले लिया, सबक सिखाएंगे। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय है जो गरीब की, असहाय की, दुर्बल व्यक्ति की मदद करे, उनकी आवाज़ उठाए। क्षत्रिय वो है जो निर्धन व्यक्ति के दर्द को समझे, मरम को समझे। क्षत्रिय वो है जो बहन बेटी के सम्मान के लिए मर मिटाए। क्षत्रिय वो है जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, बलिदान कर दे। क्षत्रिय वो है। हम राजपूत नहीं, हम राजपूत हैं। रज का मतलब भूमि। हम तो इस जमीन से उपजे हुए राजपूत हैं, राजपूत हैं। हम इस माटी के पुत्र हैं। हमारे को कहाँ मट्टी से निकल गए, मिट्टी में मिल जाना है। क्षत्रिय का मतलब इस देश के रक्षक। क्षत्रिय का मतलब मुगलों को इस देश में रहने नहीं दिया, मुगलों से लड़ाई लड़ने वाले क्षत्रिय। क्षत्रिय केवल मात्र एक राजपूत जाति नहीं है। क्षत्रिय वो जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध शस्त्र उठाए। क्षत्रिय वो जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी का मुंहतोड़ जवाब दिया। क्षत्रिय वो जिन्होंने देश की और एकता की अखंडता के लिए 565 रियासतें दे दी। क्षत्रिय वो जिन्होंने देश की एकता के लिए, इस देश को बनाने के लिए 40 लाख एकड़ जमीन दे दी। क्षत्रिय वो जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ के देश की डेमोक्रेसी को, देश के लोकतंत्र को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने से अपना लिया। हम वो क्षत्रिय हैं। आज अगर कोई हमारे छत्रप को चैलेंज करता है, हमारे छत्रत्व को कोई गाली देता है, हमको कोई गाली देता है, हमारे भगवान राम को कोई गाली देता है, तो निश्चित तौर पे वो मानसिक रोगी है। नरेंद्र भाई मोदी जाते हैं कई कार्यक्रमों में, वो बहुत तारीफ करते हैं क्षत्रियों की, राजपूतों की। अमित भाई शाह पहली बार देश के
प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने महाराणा प्रताप जयंती पर ट्वीट किया, 486वीं जयंती पे 17 तारीख परसों महाराणा प्रताप जयंती है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई दे रहा हूँ महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती को। जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो जयंती का दिन है वो 17 जून है। हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, किसी एहसान नहीं करा। अनंगपाल तोमर, लोगों ने हमारे को गुर्जर राजपूतों में आपस में लड़ाया नहीं, हमारे भाई है गुर्जर भाई, गुर्जर हमारे भाई है, ब्राह्मण हमारे कुलगुरु हैं। वो जो दलित जिनको कहते हैं वो दलित नहीं है। मेरे खेत पे काम करने वाला व्यक्ति दलित कैसे होता है? मुझे अन्न को पैदा करके दे रहा है। मेरे घर पे काम करने वाला व्यक्ति नीचा कैसे हो सकता है? कभी नहीं। ऊंच नीच की बात करने वाले ये लोग हैं पॉलिटिशियंस। हमारे देश में ऊंच नीच कभी था ही नहीं। अगर जिनके दिमाग में अभी भी भरा हुआ है, मायावती ने खूब गालियां दी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मायावती का क्या हाल है? घर पे बैठी हुई है। ऐसे ही चंद्रशेखर रावण का हालत दिखा दूंगा मैं आपको, जिन्होंने देश को दलित और स्वर्ण में बांटा। ब्राह्मण, दलित, क्षत्रिय सब भाई हैं। हम कैसे अलग हो सकते हैं जी? हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं, उनका हमारे बगैर गुजारा नहीं। ये तो राजनीतिक पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को अलग अलग बांटने का प्रयास किया। वो हमारे भाई हैं। ऊंच नीच क्या होता है जी? आज के जमाने में ऊंच नीच, यूजीसी का विरोध क्या है? कॉलेज के अंदर जो छात्र है, जो युवा है, उसको पता ही नहीं है उसकी जाति क्या है। आज एक बच्चे को आप ये कोई अग्रवाल का लड़का है, ये ब्राह्मण का है, ये ठाकुर का है, ये दलित का है, तो भेदभाव हो गया ना जी। बिल्कुल। उन बच्चों को पता नहीं था क्या है यूजीसी का बिल। जब उनको हमने बताया कि यूजीसी का मतलब है कोई भी आपको आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर देगा। लाखों केस झूठे SC ST के थोपे गए। उनके बदले में क्या मिला लोगों को? 60,000 करोड़ से ऊपर केंद्र का एक महकमा है SC ST आयोग का, उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए केस लड़ने के लिए दिया हुआ इनको। 2014 से मैं 2025 तक की बात बता रहा हूं। आप उनको फाइनेंस करके क्या दे रहे हो? फाइनेंशियल सपोर्ट। भेदभाव तो आप पैदा कर रहे हो। क्या मेरे दलित मित्र नहीं है क्या? ब्राह्मण मित्र नहीं है क्या? बनिया मित्र नहीं है क्या? हमने इनको बांटने का प्रयास किया। हमने मतलब इन लोगों ने, जो देश में फूट डालकर राजनीति करना चाहते हैं, अंग्रेजों वाला काम, फूट डालो राज करो। जो अंग्रेजों ने काम किया ये लोग कर रहे हैं। जातियों में बांट दो। जब जातियों में बांटेंगे तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा। वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो पॉलिटिशियंस को फायदा कर रहे हैं। कौन सा? पॉलिटिकल पार्टीज। कोई एक अखिलेश यादव आज यादव और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, गलत है। मायावती दलितों की राजनीति करती है, गलत है। भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो 25-30 मुसलमानों को कहाँ भेजोगे? कहाँ भेजोगे? सूरजभाई लम्बू अपनी डिबेट्स में कहते हैं, कई बार मैंने सुना है किसी के विरुद्ध जब बोलते हैं कि इलाज कर देंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में करनी सेना सूरजभाई लम्बू के नेतृत्व में किसका इलाज करेगी? देश विरोधी लोगों का, राष्ट्र विरोधी ताकतों का, भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञों का और गाय माता का अपमान करने वाले लोगों का इलाज करेंगे। एक बात। दूसरा, हमारे देश के अंदर इस देश के कानून को ना मानने वालों का इलाज करने की ताकत करनी सेना रखती है। इस देश का कानून जैसा भी है हमारे सर माथे पे। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति थी कि देश का संविधान अंबेडकर साहब ने बनाया, गलत। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BN राव थे। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं ना, परंतु केवल मात्र भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, गलत जानकारी कांग्रेस ने हमको दी। और हम स्पष्ट कह रहे हैं कि 244 लोगों की कमेटी थी और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे BN राव। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर एक कमेटी के चेयरमैन BR अंबेडकर भी थे। क्या दिक्कत है? वो संविधान की किताब लेके चलते हैं ना, तो मेरे उस संविधान को जो किताब वो दिखाते हैं, वो संविधान मेरा भी तो है, आपका मेरा भी तो, उसमें अधिकार मेरे और आपके भी तो सम्मिलित हैं। बिल्कुल। उन अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हम देश के संविधान का सम्मान करते हैं, परंतु संविधान के अंदर कुछ त्रुटियां हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण की त्रुटि है। आपने 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दे दिया, परंतु 10% आरक्षण के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई आपने वो गलत लगाए। उनके अंदर बदलाव की बात कर रहे हैं। सामान्य वर्ग को जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात तो आप कर रहे हो, उसके अंदर जो कमियां उनको दूर कर दो, क्या दिक्कत है? और 10% की जगह 15% कर दो। बहुत बड़ा सामान्य वर्ग है। आप जिनको आरक्षण दे रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं उनसे, उनको दो ना।
खूब 95% वाले व्यक्ति को अपमानित करो, उसको एडमिशन मत दो एमबीबीएस में, -40% वाले को एडमिशन मिलेगा। परंतु हमारी एक अनुरोध और भी है, जब भी देश का कोई बड़ा पॉलिटिशियन बीमार हो वो -40 वाले डॉक्टर से अपना इलाज जरूर कराए। मैं आपके चैनल पर बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं। अब दोनों आरक्षण, -40 वाला और +95 वाला, एडमिशन दोनों के हो गए ना, आरक्षण वाले के हो गए, कम नंबर वाले के एडमिशन भी हो गए ना, एमबीबीएस में उसका नंबर आ गया, चलो आगे अच्छी बात है, बच्ची है पढ़ने चाहिए। परंतु जब वो एमबीबीएस बन जाएगी उसे इलाज कौन कराएगा? देश का राष्ट्रपति इलाज कराएगा, केंद्र के मंत्री इलाज कराएंगे, अपना अपना एफिडेविट दो लिख के। उस समय क्यों पूछते हैं कि कौन डॉक्टर गुप्ता कहाँ हैं, डॉक्टर अरोड़ा कहाँ हैं, डॉक्टर शर्मा कहाँ हैं? उस समय क्यों पूछते हैं भाई? इनको मालूम है जिसने -40 लिए वो कैसा डॉक्टर होगा और वो कहाँ कहाँ कैसा इंजेक्शन लगाएगा, उसका रिएक्शन कैसा होगा पता पड़ जाएगा। हम ये नहीं कहते, उनकी योग्यता के आधार पर उनको दो ना। परंतु जब उनके नंबर कम आए हैं और मेरी एक ब्राह्मण बेटी के नंबर अच्छे आए हैं, वो ब्राह्मण बेटी के एडमिशन हुआ नहीं और -40 वाले का एडमिशन हो गया, तो मुझे तकलीफ हो। सिर्फ आरक्षण के आधार पर आरक्षण दो ना, उनका जहां हाथ बनता है उनको दो, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। कितने साल मिलेगा? आरक्षण की सुविधा 10 साल के लिए थी, आज देश की आजादी के 78 साल हो गए, और कितने साल देना है? क्या आईएएस आईपीएस जो हैं शेड्यूल अनुसूचित जाति से, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? किस लिए मिलना चाहिए? क्या मायावती के सगे भाई को आरक्षण मिलना चाहिए? जिसकी कोठी 1000 करोड़ की बन रही हो उसको आरक्षण चाहिए? किस लिए भाई? चंद्रशेखर रावण सांसद हो गया, उसके परिवार को भी आरक्षण चाहिए। ऐसे अनेक केंद्र में मंत्री हैं जो कई वर्षों से मंत्री हैं, कई राज्यों में गवर्नर हैं, उनको बच्चों की आरक्षण चाहिए। आरक्षण का एक सिस्टम तो गरीब को दो ना जी, गरीब आधार पर, गार्बिक नहीं, गरीब वाल्मीकि को दो ना जी, जो गरीब वाल्मीकि है, जो फरीदाबाद की आज भी बस्तियों के अंदर, मलिन बस्तियों के अंदर रह रहा है, उसको आरक्षण चाहिए जी, उसका घर भी नहीं है। एक दलित परिवार को दो ना आरक्षण, जिसके घर में रात को शाम को खाने को रोटी नहीं है, उसको दो ना जी, जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं मिली आज तक दलित के परिवार में, उस दलित के परिवार में। आप हसनपुर होटल के जो विधायक हैं राम रतन जी के बेटे, उनसे पूछ के देखो ना, उनके गांव के अंदर, उनकी विधानसभा के अंदर कितने गरीब हैं, उनको दो ना आरक्षण। जिनको आरक्षण की आवश्यकता उनको दो ना जी, आरक्षण मिले, गरीब को मिले। गरीब चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, आर्थिक आधार पर मिले। हाँ, बहुत सारी बेरोजगारी है, बहुत सारी गरीबी है देश के अंदर, परंतु सत्ता में आने के बाद सिर्फ हमारे को अपने अपने नजर आते हैं, गरीब नजर नहीं आते। तो करनी सेना अगर सत्ता में आती है, करनी सेना अगर जिन 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अगर करनी सेना जीत जाती है, तो क्या करनी सेना के विधायक भी सत्ता में आने के बाद अंधे हो जाएंगे? दीपा, हम लोग मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखते। हमें मालूम है हमने 50 सीटें कही हैं, हमें मालूम है हम कितनी सीटों पर जीतेंगे, सरकार में हिस्सा होगा नहीं होगा। लगभग कितनी पर? मैं आपसे कह रहा हूँ 50 सीटों पर हम चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 50 की 60 हो सकती है, 50 की 40 भी हो सकती है। अच्छे कैंडिडेट मिलना, क्योंकि हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं साहब। हम तो जो चुनाव आयोग का एक लिमिटेशन है कितने रुपए में चुनाव लड़ना, तो ऐसे कैंडिडेट ढूंढेंगे। हमारे पास कैंडिडेटों के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए तो इधर उधर से आएंगे नहीं 2 नंबर में। हम तो ऐसे सामाजिक परिवार के लोगों को ढूंढकर चुनाव लड़वाएंगे जो क्षेत्र के जाने माने परिवार हों, जो जनता के बीच में रहते हों, गरीबों की समस्याओं को जानते हों। ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पे उस क्षेत्र की जनता का भला करेगा। हमने अगर मान लो 20, 30, 40 सीटों पर अच्छे लोग जिता दिए और वहाँ पर उन्होंने जनता की सेवा करी और उन्होंने सेवा अच्छी की और देश के अंदर ये चर्चा होगी कि भी करनी सेना के विधायक जो चुनकर आए बड़े अच्छे थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, तो निश्चित तौर पर हम आगे और ट्राई करेंगे और राज्यों में। तो हमारे प्रोसेस स्टार्ट है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर राजनीतिक रूप से जागरूक लोग रहते हैं। यहाँ पर गांव प्रधानी का चुनाव हो चाहे ग्राम के प्रधानी का मेंबर का चुनाव हो, यहाँ पर शुरू से राजनीतिक शुरुआती है। मैं तो जिस नाना का मैं बेटा हूँ, मेरे नाना जी प्रधान थे गांव के, मेरी माँ और मेरे पिताजी बताते हैं, मेरे मामा आज भी उनकी कहानियाँ सुनाते हैं। तो उस समय भी आज से 50-60 साल पहले, उस समय भी तो चुनाव था ना जी। तो मैं उस परिवार से आता हूँ
जिन्होंने प्रधानी भी की है, जिन्होंने सामाजिक कार्य भी किए हैं, जिन्होंने देश में फौज में सेवा भी की है, जिन्होंने किसानी भी की है। मैं 4 दिन पहले अपने खेत में गया था, मेरा मन था, मौसम थोड़ा ऐसा मीठा मीठा था, तो मैं तो खेत पे चलते हैं। तो मेरे खेत में घिया लगा हुआ था, तो वहाँ से घिया तोड़ के आया, तो उस घिया की सब्जी रात को घर पे खाई, घिये चने की सब्जी, बहुत स्वाद थी। अपने हाथ से सब्जी तोड़ के घर पे बनवा के खाना बहुत अच्छा लगता है। कोल्ड स्टोरेज की सब्जी खाना और ताज़ा सब्जी खाने में बड़ा अंतर है। तो किसान जो अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो फसल उगाता है, सब्जियां उगाता है, क्या उनकी फसल का मुआवजा, उनकी फसल की कीमत उनको प्रॉपर मिल रही है, उसकी चिंता भी करनी सेना करेगी, ऐसा हमारा मानना है। करनी सेना का उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई मैसेज? बालक हैं, आशीर्वाद दो, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि करनी सेना उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छे उम्मीदवार लेकर आए, उसमें आप भी हमारी मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग, हम बहमी लोग नहीं हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमें मालूम है बहुत बड़े बड़े महापुरुषों से, राक्षसों से युद्ध है, उस युद्ध में जीतना हारना चलेगा, परंतु उसमें जीतेंगे आपके आशीर्वाद से। प्रयास कर रहे हैं, अच्छे लोग हमारे से जुड़ें, अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोग चुनाव लड़ेंगे तो प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छा होगा। और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, ये मेरी माँ का प्रदेश है, ये मेरी दादी का प्रदेश है, ये आपका प्रदेश है, हम सब का प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, और अति उत्तम बनाएंगे इस प्रदेश को। ये प्रयास करनी सेना का है। ये बहुत सारे सवाल किए हमने, और बहुत सारे सवाल बाकी है, वो लिस्ट मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ इस पॉडकास्ट में दोबारा जब हम बात करें चुनावी समीकरण को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर, तो उस लिस्ट के साथ सूरजपाल अम्मू हमारे साथ बैठे। बिल्कुल बिल्कुल लेके आएंगे। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार करनी सेना को, सूरजपाल अम्मू को कितना मिल पाएगा, कितने सम्मान के साथ वो इनका वेलकम करेगी उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से सूरजपाल अम्मू ने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश है, और कई सारे मुद्दे सूरजपाल अम्मू ने आज के इस पॉडकास्ट सेशन में बताए। फिलहाल समय बताएगा क्या कुछ होना है। बाकी आप बताइए मुझे, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? मुझे हिंदुस्तान तहलका के स्टूडियो में आकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग जो डायनेमिक एंकर हैं आप, और आपकी टीम बहुत अच्छी है। शुभकामनाएं हिंदुस्तान तहलका को मेरी ओर से, मेरी करनी सेना की पूरी टीम की ओर से आपको साधुवाद, शुभकामनाएं। और हिंदुस्तान तहलका की ओर से करनी सेना को शुभकामनाएं। हाँ, आने वाले आप लोगों की हेल्प चाहिए हमको निश्चित तौर पे। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी मदद हमारी हेल्प सबके लिए रहेगी, खासकर जनता के लिए। हाँ, जिस जनता के मुद्दों को उठाने का वादा हर पार्टी कर। बिल्कुल निश्चित तौर। तो देखिए, आप मुझे बताइए इस पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चुनावी अपडेट्स के लिए आप क्या मानते हैं, करनी सेना को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, कमेंट करके मुझे अभी बताइए। सूरजपाल अम्मू को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, करनी सेना की उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर आप कितने एक्साइटेड है, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप हमारे गेस्ट किसे देखना चाहते हैं वो जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।